नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यह कह सकते हैं कि आज से एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको बाल विकास से संबंधित जितने भी टॉपिक है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान भी आ गया, मनोविज्ञान भी आ गया, सभी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी टॉपिक है आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रश्न दिए जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सभी उस टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है चिंतन। चिंतन से संबंधित आपको 65 प्रश्न यानी कि एक ही टॉपिक से आपको 65 प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको हर टॉपिक को क्लियर करवा दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। हर एक दिन में आपको एक वीडियो मिलेगा, तो आपको इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी वीडियो को देखना है, सभी के साथ शेयर करना है, सभी को लाइक करना है, और जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी को वीडियो को लाइक करना है और सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि एक ही टॉपिक से 65 प्रश्न काफ़ी निकालने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको लाइक करके ही जाना है वीडियो को। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है हमारा, चिंतन क्या है। यहाँ पर देखिए प्रश्न किस प्रकार से रखे गए हैं। प्रश्न यहाँ पर सरल से कठिन की तरह रखे गए हैं। पहले आपको सरल मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको कठिन की ओर ले जाया जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर समझाने की आवश्यकता नहीं, जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे आप आसानी से समझते जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न रखा गया है, चिंतन क्या है। प्रतीकों का उपयोग है, भाषा का प्रयोग है, प्रत्यक्षिक प्रक्रिया का उपयोग है, या फिर संप्रति अधिगम का प्रयोग है। चिंतन क्या है पूछा गया है। देखिए सरल सा प्रश्न है, आपको पता होगा चिंतन प्रतीकों का उपयोग होता है। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। जो चिंतन होता है वो किस प्रकार से उभरता है, प्रारंभ में क्या होता है, तो प्रारंभ में समस्या पैदा होती है, उसके बाद चिंतन होता है, और जब समाधान हो जाता है तो ये समापन की ओर बढ़ जाता है चिंतन। तो यहाँ पर चिंतन क्या होगा, प्रतीकों का उपयोग होगा। पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, घोंट के पी जाइए, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। चिंतन मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू है। यहां परिभाषा किसकी है, रॉस की है, वॉरेन की है, वैलेंटाइन की है, या फिर स्किनर की है। मैं फिर बता रहा हूं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, यह रॉस की परिभाषा है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह परिभाषा रॉस के द्वारा दी गई है। यदि एग्जाम में पूछे कि चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो वो मानसिक प्रक्रिया है। यह प्रश्न भी बनता है, एग्जाम में पूछा गया है कि चिंतन किस प्रकार की क्रिया है, तो चिंतन मानसिक क्रिया है, और चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यहां परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो यह रॉस के द्वारा दी गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न वही है, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था चिंतन किस प्रकार की क्रिया है, मानसिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो मैंने अभी आपको बताया था यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, रॉस के द्वारा दिया गया कथन है। चौथा प्रश्न है, चिंतन का संबंध मानव के किस पक्ष से है। यहां पर जो चिंतन है उसका संबंध मानव के किस पक्ष से है। अभी मैंने आपको बताया संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर चिंतन का जो संबंध होगा वो संज्ञानात्मक पक्ष से होगा। संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक बात एक ही है। संज्ञानात्मक आ जाए विकल्प में या फिर ज्ञानात्मक आ जाए, आपका राइट आंसर दोनों ही सही होगा। जो चिंतन होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, संज्ञानात्मक पक्ष कह लीजिए, या फिर मानव के किस पक्ष से होता है, संज्ञानात्मक या फिर ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए चिंतन की विशेषता, यहाँ पर चिंतन की विशेषता पूछी गई, प्रश्न को बदल दिया गया है, चारों विकल्प वही रखे गए हैं। यहाँ पर चिंतन की विशेषता के अंतर्गत यहाँ पर संज्ञानात्मक भी आएगा, भावात्मक भी आएगा, और क्रियात्मक भी आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी। अभी तक जो विद्यार्थी चिंतन से संबंधित प्रश्न पढ़ चुके हैं या फिर उनका क्लियर है चिंतन, तो आप यहाँ पर आपका आकलन भी कर पाएंगे, क्योंकि 4 विकल्प में पढ़ूँ तब तक आप आंसर कमेंट्स के माध्यम से या फिर अपनी कॉपी में लिख के अंतिम जब प्रश्न आएगा उसमें आप बता सकते हैं कि टोटल आपको कितने नंबर आए, तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। छठा प्रश्न है, चिंतन के सिद्धांत। यहाँ पर देखिए चिंतन के सिद्धांत पूछा गया है। 2 है, 4 है, 6 है, या फिर 8 है। तो याद रखिएगा 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं चिंतन के। कितने होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, पहला होता है केंद्रीय सिद्धांत, और दूसरा होता है परिधि या फिर गति सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत, परिधि सिद्धांत से आगे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि 7वां प्रश्न है,
चिंतन का वहां कौन सा सिद्धांत है? काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, दोनों सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न मिलेगा, 7वां और 8वां। चिंतन का वहां कौन सा सिद्धांत है जिसका मानना है कि चिंतन का आधार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है? यहां पर आपको ध्यान देना है, चिंतन का आधार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। यहाँ कौन से सिद्धांत है या फिर किसका मानना है? केंद्रीय सिद्धांत, परिधि सिद्धांत, समावेशी सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर होगा केंद्रीय सिद्धांत। याद रखिएगा, चिंतन का आधार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, यहाँ केंद्रीय सिद्धांत का मानना है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पहला जो विकल्प होगा वो सही होगा। 8वां प्रश्न है, चिंतन का वह कौन सा सिद्धांत है जिसका मानना है कि चिंतन प्रक्रिया में मानसिक और शारीरिक दोनों प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, चिंतन प्रक्रिया में मानसिक और शारीरिक दोनों प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, यह कौन से सिद्धांत का मानना है? तो यहाँ पर केंद्रीय सिद्धांत तो हम पढ़ चुके हैं, अब कौन सा बचा? परिधि सिद्धांत और समावेशी सिद्धांत। तो यहाँ पर आपको दूसरा सिद्धांत कौन सा मैंने आपको बताया था? परिधि या फिर गति सिद्धांत। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? परिधि सिद्धांत। परिधि सिद्धांत का मानना है कि चिंतन प्रक्रिया में मानसिक और शारीरिक दोनों प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। जहां पर आपको कंफ्यूजन लग रहा है आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। 9वां प्रश्न, चिंतन के प्रकार। हमने अभी जाना है कि चिंतन के जो सिद्धांत हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय सिद्धांत और परिधि या फिर गति का सिद्धांत। अब बात करते हैं कि चिंतन के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है चिंतन? 2, 4, 6 या फिर 8? तो यदि आपने चिंतन पढ़ा होगा तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4। कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का चिंतन होगा। पहला है मूर्त चिंतन, जिसको प्रत्यक्षात्मक चिंतन भी कहा जाता है। दूसरा है अमूर्त चिंतन, जिसे प्रत्यात्मक और संप्रत्यात्मक चिंतन भी कहा जाता है, संप्रत्यय चिंतन भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे है विचारात्मक चिंतन, इसको हम तार्किक चिंतन भी कहते हैं और कल्पनात्मक चिंतन भी कहते हैं। किसको? विचारात्मक चिंतन को। चौथे नंबर पर आता है सृजनात्मक चिंतन। याद रखिएगा, 4 जो मैंने आपको बताया है, चौथे नंबर पर क्या होगा? सृजनात्मक चिंतन। एक बार फिर बता देता हूं, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, विचारात्मक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन, ये 4 प्रकार के चिंतन होते हैं जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो आगे बढ़ेंगे। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? यहाँ पर चिंतनशील सोच की जो चर्चा है वो किसके द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। ड्वी, रास, वुडवर्थ या फिर ड्रेवर? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ड्वी। याद रखिएगा, चिंतनशील सोच की चर्चा ड्वी ने की है। जो इंपॉर्टेंट है वही लिया गया है, तो आपको सभी को याद कर लेना। देखिए इसमें काफी परिभाषाएं थी, उन सभी को नहीं ली है। जो इंपॉर्टेंट परिभाषा, जो इंपॉर्टेंट कथन है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हीं को आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो 11वां प्रश्न है, वह चिंतन जो प्रत्यक्ष बोध अथवा प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है उसे कहते हैं? प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। जो प्रत्यक्ष बोध अथवा प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है उसे आप क्या कहेंगे? मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन या फिर उपरोक्त सभी आपके सामने, प्रत्यक्ष आप उसे देख सकते हैं। तो साधारण सा प्रश्न है, मुझे यहाँ पर समझाने की आवश्यकता नहीं है। साधारण सा आपका राइट आंसर होगा मूर्त चिंतन। जिसको हम देख सकते हैं वो मूर्त चिंतन होता है और जिनको हम नहीं देख सकते वो अमूर्त चिंतन होता है। इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। जैसा कि 12वां प्रश्न है, यहां पर देखिए, वह चिंतन जिसमें वास्तविक विषयों के बोध की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि हम उसे देख नहीं सकते, कह सकते हैं आप। यहां पर इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वास्तविक विषयों के बोध की आवश्यकता नहीं होती है, उसे आप क्या कहेंगे? मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन या फिर उपरोक्त सभी? वास्तविक विषयों के बोध की आवश्यकता होती है उसे तो अमूर्त चिंतन कहेंगे, और जहां पर वास्तविक विषयों के बोध की आवश्यकता नहीं होती है उसे आप क्या कहेंगे? अमूर्त चिंतन कहेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, प्रारंभ कहाँ से होता है चिंता का या फिर चिंतन का? तो प्रारंभ समस्या से होता है और अंत कहाँ होता है? समाधान से होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले समस्या होगी, तभी तो चिंता होगी या फिर चिंतन होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या का आवश्यक होना जरूरी है। समस्या होगी, उसके बाद चिंतन होगा और उसके बाद उसका समाधान होगा। तो राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। चलिए, कोलसनिक के अनुसार
संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? देखिए संकल्पना का पुनर्गठन क्या है, किसके अनुसार पूछा गया है, ये इंपोर्टेंट है। तो कोलसनिक के अनुसार पूछा गया है। शब्द है, व्यवहार है, चिंतन है या फिर समस्याएं हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चिंतन। याद रखिएगा कोलसनिक के अनुसार जो संकल्पना का पुनर्गठन है वो क्या होगा, चिंतन होगा। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, हर बार बोलता हूं कि जब भी आप एग्जाम में बैठे या फिर कोई टेस्ट लगा रहे हैं, किसी बुक में आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप यदि प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप 50% वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और जैसे ही 4 विकल्प पढ़ेंगे तो आपको 100% विश्वास हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा, यदि आपने उसको कभी उस प्रश्न को पढ़ा होगा। यदि आप जल्दीबाजी में प्रश्न को पढ़ेंगे, जल्दीबाजी में 4 विकल्पों को पढ़ेंगे तो वहां पर कोई मतलब नहीं, आप 100% उस प्रश्न का आंसर गलत करेंगे। तो इसलिए मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि आपको हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक प्रश्न की जो अहमियत होती है, जब आप एक प्रश्न से फेल होते हैं तब उसका पता चलता है कि एक प्रश्न की अहमियत क्या होती है। तो आपको हर प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसका विश्लेषण करना है, उसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा, इसके बारे में विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। 15वां प्रश्न है, डेविस कोबल्स ने अनुभाविक अधिगम कितने भागों में विभक्त किया है? प्रश्न को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। डेविस कोलबस ने अनुभाविक अधिगम कितने भागों में विभक्त किया है? 4, 3, 6 या फिर 8? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 4। याद रखिएगा डेविस कोलबस ने अनुभाविक अधिगम को 4 भागों में विभक्त किया है। अब 4 भाग कौन कौन से, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तभी वीडियो का मतलब होगा, तब हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो पहला होगा साक्षात्कार अनुभव, दूसरा होगा निरीक्षण एवं प्रतिक्रियाएं, तीसरा होगा अमूर्त तथा अवधारणा का निर्माण, और चौथा होगा नवीन परिस्थितियों में प्रेम। फिर से दोहरा लेते हैं एक बार फिर, देखिए चारों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहला है साक्षात्कार अनुभव, दूसरा है निरीक्षण एवं प्रतिक्रियाएं, तीसरा है अमूर्त तथा अवधारणा का निर्माण, और चौथा है नवीन परिस्थितियों में प्रेम। ये 4 प्रकार के इन्होंने, या फिर कह सकते हैं ये 4 भागों में विभक्त किया है डेविड कोलंबस ने अनुभाविक अधिगम को। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? पहला वाला होगा। 4 भागों में विभक्त किया है। चलिए, अनुभाविक अधिगम के कितने सोपान है? यहां पर देखिए, अब अनुभाविक अधिगम के सोपान पूछा गया है। कितने हैं? 4 है, 3 है, 5 है या फिर 8 है? तो याद रखिएगा अनुभाविक अधिगम के डायरेक्ट पूछा जाए कि अनुभाविक अधिगम के कितने सोपान होंगे, तो आपका राइट आंसर होगा 5। कितने सोपान होंगे? 5 होंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से 5 होंगे। तो पहला है अनुभव, दूसरा है अनुभव बांटना, तीसरा है प्रक्रिया, चौथा है सामान्यीकरण, और 5वां है उपयोग। याद रखिएगा अनुभाविक अधिगम के 5 सोपान होते हैं। अनुभव, अनुभव बांटना, प्रक्रिया, सामान्यीकरण और उपयोग, ये 5 सोपान होते हैं, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुभाविक अधिगम का प्रथम सोपान है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको 5 सोपान बताए हैं। कौन सा सोपान पहला है, कौन सा दूसरा है, फिर एक बार बता देता हूँ। देखिए पहला नंबर पर है तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया अनुभव राइट आंसर होगा। पहले नंबर पर होगा अनुभव, दूसरे नंबर पर होगा अनुभव बांटना, तीसरे नंबर पर होगा प्रक्रिया, चौथे नंबर पर होगा सामान्यीकरण, और 5वें नंबर पर होगा उपयोग। आपको पता होना चाहिए पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुभाविक अधिगम का प्रथम सोपान कौन सा है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और जो 5वां सोपान है वो कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये पहला सोपान कौन सा होगा, अनुभव होगा। यहाँ पर मैं नेट थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, बार बार मैसेज आ रहे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए 18वां प्रश्न है अन्वेषण। अन्वेषण उपागम के प्रवर्तक है। यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अन्वेषण उपागम के प्रवर्तक कौन है? आर्मस्ट्रांग है, सुकरात है, डीवी है या फिर ब्रूनर है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर आर्मस्ट्रांग। याद रखिएगा जो अन्वेषण उपागम के प्रवर्तक होंगे वो आर्मस्ट्रांग होंगे। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है अन्वेषण उपागम के लाभ है। देखिए अभी हमने जाना कि अन्वेषण उपागम के प्रवर्तक कौन है, तो आर्मस्ट्रांग है। यहाँ पर उसके लाभ आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। तो राइट आंसर होगा वैज्ञानिक प्रकृति के निकट, तार्किक चिंतन में सहायक और आगमन पद्धति का अनुसरण। ये तीनों ही अन्वेषण उपागम के लाभ होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए 20वां प्रश्न है
मनोवैज्ञानिक ह्यूजोज के अनुसार चिंतन के प्रकार है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया है, किसके अनुसार पूछा गया है, ये इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर ह्यूजोज के अनुसार पूछा गया है। चिंतन के प्रकार है प्रत्यक्षात्मक और प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए ह्यूजोज के अनुसार चिंतन के प्रकार पूछा गया है। तो आपका प्रत्यक्षात्मक और प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन, यानी तीनों ही चिंतन के प्रकार होंगे ह्यूजोज के अनुसार। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिस चिंतन का उद्देश्य किसी नई वस्तु का निर्माण करना होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए जिस चिंतन का उद्देश्य किसी नई वस्तु का निर्माण करना होता है उसे क्या कहते हैं, पूछा गया है। नई चीजों का निर्माण या फिर नई वस्तु का निर्माण करना होता है उसे सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे सृजनात्मक चिंतन कहेंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? यहां पर देखिए दो प्रश्न आपको मिलेंगे, गिलफोर्ड के द्वारा पूछा गया है। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा सृजनात्मकता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। ध्यान दीजिएगा, गिलफोर्ड द्वारा पूछे या फिर जॉन डीवी द्वारा पूछे। यहां पर देखिए क्या पूछा गया है, जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो यहां पर भी आपका राइट आंसर क्या होगा? सृजनात्मकता ही होगा। ध्यान दीजिएगा, गिलफोर्ड के द्वारा पूछे, जॉन डीवी के बारे में पूछे, राइट आंसर आपका क्या होगा? सृजनात्मकता ही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अनुभाविक अधिगम के प्रवर्तक है। यहाँ पर देखिए अनुभाविक अधिगम के सोपान भी हम जान चुके हैं। तो यहाँ पर अब आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रवर्तक कौन है। अनुभाविक अधिगम के रोजर्स है, फ्रायड है, गिलफोर्ड है या फिर मेस्लो है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रोजर्स। याद रखिएगा, अनुभाविक अधिगम के जो प्रवर्तक होंगे वो रोजर्स होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से रिक्त स्थान से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मॉडलिंग से है, अपसारी चिंतन से है, अपसारी चिंतन से है, अनुकरण से। देखिए अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन दोनों ही चिंतन अलग अलग है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर आप खुद भी यहाँ पर सोच सकते हैं क्या होगा, मैं तो बताऊंगा ही। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर अपसारी चिंतन। याद रखिएगा, सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। यदि आपको इसको और अच्छे से समझना, यदि इसकी थ्योरी आपको समझना है तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हम थ्योरी भी पहले समझा चुके हैं। यदि आपको यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ थ्योरी भी समझाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जहाँ पर समझाने लायक होगा वहाँ पर आपको समझाया भी जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आपको चिंतन से संबंधित थ्योरी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है, विनाशकारी, रचनात्मक, अभिसारी या फिर एक रास्ता। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रचनात्मक। याद रखिएगा, सृजनात्मक चिंतन सदैव रचनात्मक होता है। किस प्रकार का होगा? रचनात्मक। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है? मनोगतिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है या फिर भावात्मक व्यवहार है। देखिए थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया गया है। यदि आप अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे, चारों विकल्पों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम ये प्रश्न पहले पढ़ चुके हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, ज्ञानात्मक गतिविधि है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको बताना है जो चिंतन है ये किससे संबंधित होगा? अनुकूल चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपिसारी चिंतन से या फिर अपसारी चिंतन से। 28वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप सोच सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अपसारी चिंतन। याद रखिएगा, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का जो संबंधित किससे संबंधित है? ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। बालक का जो चिंतन है वो किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? सजीवतावाद, आत्मकेंद्रिता, यथार्थवाद या फिर व्यक्तिकवाद। तो यहाँ पर सरल सा प्रश्न है, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आंसर होगा व्यक्तिकवाद। बालक का चिंतन व्यक्तिकवाद के द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। सजीवतावाद, आत्मकेंद्रिता और यथार्थवाद से आप पता कर सकते हैं बालक का चिंतन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। समस्या समाधान उपागम उपयोगी है, उच्च स्तर हेतु है, निम्न स्तर हेतु है, लिखने हेतु है या फिर बोलने हेतु है? समस्या समाधान उपागम के बारे में पूछा गया है कि ये किसके लिए या फिर किस हेतु उपयोगी है, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा उच्च स्तर हेतु। याद रखिएगा, समस्या समाधान उपागम उच्च स्तर हेतु उपयोगी है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया है? यहाँ पर किसके लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। समस्या समाधान शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया है? हंट के, मॉरिसन के, रूसो के या फिर हर्बर्ट के? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका राइट आंसर होगा हंट। याद रखिएगा, समस्या समाधान शिक्षण प्रतिमान हंट द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। प्रतिभा है, अपसारी चिंतन है, त्वरण है या फिर गुण है? काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपका होगा वैसे अपसारी चिंतन। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ जो संबंधित तत्व होगा वो अपसारी चिंतन होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। समस्या समाधान के लाभ है। अब यहाँ पर देखिए, समस्या समाधान के लाभ कौन से हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, देखिए समस्या समाधान के लाभ पूछा गया है तो वैज्ञानिक प्रविधि के विकास में सहायक, तार्किक ज्ञान हेतु उपयोगी और विवेचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक, ये तीनों ही समस्या समाधान के लाभ होंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। जिन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक के चिंतन में तार्किकता आ जाती है? देखिए, जिन पियाजे के अनुसार पूछा गया है कि वो कौन सी अवस्था में बालक के चिंतन में तार्किकता आ जाती है। संवेदी पेशी अवस्था है, प्राक सक्रिय अवस्था है, मूर्त सक्रिय अवस्था है या फिर औपचारिक क्रिया अवस्था है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मूर्त सक्रिय अवस्था। याद रखिएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जिन पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रिय अवस्था में बालक के चिंतन में तार्किकता आ जाती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, चिंतन का वहाँ रूप कौन सा है जिसमें समान परिस्थितियों में समान व्यवहार को लागू करने की कोशिश की जाए? प्रश्न को दोहरा लेते हैं। चिंतन का वहाँ रूप कौन सा है जिसमें समान परिस्थितियों में समान व्यवहार को लागू करने की कोशिश की जाए? पार्श्विक चिंतन है, प्रभावी आश्चर्य है, अपसारी चिंतन है या फिर प्रत्यक्षात्मक चिंतन है? काफी इंपॉर्टेंट, देखिए जिसमें समान परिस्थितियों में समान व्यवहार को लागू करने की कोशिश की जाए वो कौन सा चिंतन होगा? वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होगा। याद रखिएगा, चिंतन का वहाँ रूप प्रत्यक्षात्मक चिंतन है जिसमें समान परिस्थितियों में समान व्यवहार को लागू करने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानचित्र निरूपण के लाभ है। यहाँ पर देखिए, मानचित्र निरूपण के लाभ कौन से हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें नवीन विचारों को विकसित करना, साथ में जटिल संरचना की रूपरेखा बनाना और सूचनाओं को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना, ये तीनों ही लाभ है मानचित्र निरूपण के। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मोहन श्रृंखला पर आधारित प्रश्नों के उत्तर तुरंत और सही देता है, यानी कि तुरंत भी देता है वो सही भी देता है। गिलफोर्ड के अनुसार मोहन किस चिंतन को काम में ले रहा है? पार्श्विक चिंतन, देखिए किसके अनुसार पूछा गया है? गिलफोर्ड के अनुसार। पार्श्विक चिंतन, अपसारी चिंतन, प्रभावी आश्चर्य या फिर अपसारी चिंतन? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अभिसारी चिंतन। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। मोहन श्रृंखला पर आधारित प्रश्नों के उत्तर तुरंत और सही देता है। ये गिलफोर्ड के अनुसार मोहन अभिसारी चिंतन को काम में ले रहा है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। जिस प्रश्न में डाउट है आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा,
सृजनात्मक चिंतन को जी.एस. ब्रूनर ने किस नाम से संबोधित किया है? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न में यदि पूछा जाए कि सृजनात्मक चिंतन को जी.एस. ब्रूनर ने किस नाम से संबोधित किया है, तो आपका राइट आंसर होगा प्रभावी आश्चर्य। प्रभावी आश्चर्य चिंतन के नाम से संबोधित किया है सृजनात्मक चिंतन को ब्रूनर ने, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निर्मितवाद है। निर्मितवाद सक्रिय प्रक्रिया है, तात्कालीन प्रक्रिया है, नवीन प्रक्रिया है या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये सक्रिय प्रक्रिया भी है, साथ में तात्कालीन प्रक्रिया भी है और नवीन प्रक्रिया भी है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? उपरोक्त सभी होगा। चलिए, एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन को किस नाम से संबोधित किया है? देखिए, गिलफोर्ड ने किस नाम से संबोधित किया है सृजनात्मक चिंतन को, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब प्रश्न में पूछा गया है कि बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन को किस नाम से संबोधित किया है? पार्श्विक चिंतन, अपसारी चिंतन, प्रभावी आश्चर्य या फिर उक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पार्श्विक चिंतन। याद रखेगा प्रश्न में क्या पूछा गया है, किसके द्वारा पूछा गया है, ये इंपोर्टेंट है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, हर प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन को पार्श्विक चिंतन के नाम से संबोधित किया है। यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या शामिल नहीं है? प्रश्न को फिर दोहरा लेते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार पूछा गया है कि अपसारी चिंतन में क्या शामिल नहीं है? धारा प्रवाह, मौलिकता, लचीलापन या फिर समायोजन? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, देखिए अपसारी चिंतन में धारा प्रवाह भी शामिल है, मौलिकता भी है और लचीलापन भी है। क्या शामिल नहीं है? समायोजन। समायोजन शामिल नहीं है गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए, सबसे पहले हमने जाना निर्मितवाद है, अब हमें यहाँ पर उसकी विशेषता बताना है। निर्मितवाद की विशेषता है क्या है? चार विकल्प हैं आपके सामने, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विशेषता पूछा गया है निर्मितवाद की, तो ये ज्ञान की पूर्वाग्रहों से मुक्ति, अनुभव पर बल, साथ में नवीन ज्ञान की संरचना। ये तीनों ही विशेषता है किसकी? निर्मितवाद की। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एलेन व बेकन ने किस वर्ष निर्मितवादी मॉडल दिया? यहां पर देखिए पूछा क्या गया है, सन पूछा गया है। एलेन व बेकन ने किस वर्ष निर्मितवादी मॉडल दिया? 94 में, 84 में, 74 में या फिर 64 में? काफी इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ये दिया गया था 1994 में। याद रखेगा, एलन व बेकन ने 1994 में निर्मितवादी मॉडल दिया। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, निर्मितवाद की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है? इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, प्रयोगवाद या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है सभी के सभी प्रश्न। निर्मितवाद की उत्पत्ति संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पहले थ्योरी देखिएगा, उसके बाद आपको वीडियो को देखना है तो काफी और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है 45। निर्मितवादी प्रतिमान निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित है? पियाजे व वाइगोत्स्की, फ्रायड, एडलर या फिर युंग? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका पियाजे व वाइगोत्स्की। याद रखिएगा, निर्मितवादी प्रतिमान पियाजे व वाइगोत्स्की सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका? पहला वाला होगा। यहाँ पर पहला वाला आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है किसका मानना है कि ज्ञान व संज्ञानी प्राणियों के बाहर अस्तित्व नहीं हो सकता? प्रश्न को दोहरा लेते हैं। यह किसका मानना है कि ज्ञान का संज्ञानी प्राणियों के बाहर अस्तित्व नहीं हो सकता? व्यवहारवाद, निर्मितवाद, संज्ञानात्मकवाद या फिर प्रयोगवाद? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निर्मितवाद। याद रखिएगा, बी वाला विकल्प सही रहेगा। निर्मितवाद का मानना है कि ज्ञान का संज्ञानी प्राणियों के बाहर अस्तित्व नहीं हो सकता। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है
निर्मितवाद दर्शन शास्त्र की किस शाखा से संबंधित है? यहाँ पर देखिए निर्मितवाद दर्शन शास्त्र की किस शाखा से संबंधित है पूछा गया है। तर्क मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ज्ञान मीमांसा। याद रखिएगा निर्मितवाद दर्शन शास्त्र के ज्ञान मीमांसा शाखा से संबंधित है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नवीन एवं मौलिक ज्ञान को प्रकट करने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नवीन एवं मौलिक ज्ञान को प्रकट करने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, निर्मितवाद या फिर तर्कशास्त्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निर्मितवाद। याद रखिएगा नवीन एवं मौलिक ज्ञान को प्रकट करने पर निर्मितवाद सिद्धांत बल देता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक निर्मितवाद का आधार किस मनोवैज्ञानिक के कार्य से है? जिन पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की या फिर कार्ल मार्क्स। यहाँ पर वाइगोत्स्की लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए जहाँ पर संज्ञानात्मक आ जाए वहां पर आप सभी को पता होगा कि संज्ञानात्मक जहाँ पर आ जाए राइट आंसर क्या होगा? जिन पियाजे। संज्ञानात्मक निर्मितवाद का आधार जिन पियाजे मनोवैज्ञानिक के कार्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए 50वां प्रश्न है व्यक्ति, पर्यावरण व सामाजिक मध्यस्थता द्वारा ज्ञान निर्मित करता है। यह किस निर्मितवाद की मान्यता है? संज्ञानात्मक, सामाजिक, दोनों या फिर कोई नहीं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसी प्रकार का आपको अंतिम में प्रश्न मिलेगा। अंतिम में इसी प्रकार का आपको प्रश्न मिलेगा। चारों विकल्प आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे लेकिन आंसर वहां पर अलग होगा। तो 50वें प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और लास्ट में आपको इसको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार का 50वां प्रश्न था और जो सबसे लास्ट वाला प्रश्न है वो किस प्रकार का था। तो यहाँ पर पूछा गया है व्यक्ति, पर्यावरण व सामाजिक मध्यस्थता द्वारा ज्ञान निर्मित करता है। यह किस निर्मितवाद की मान्यता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सामाजिक निर्मितवाद की मान्यता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए राम एक 10 वर्षीय बालक है जो निश्चित तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। राम किस चिंतन का प्रयोग कर रहा है? यहाँ पर देखिए निश्चित तथ्यों के आधार पर वो निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच रहा है। तो आपको बताना है कि राम किस चिंतन का प्रयोग कर रहा है? यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या फिर सृजनात्मक चिंतन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अभिसारी चिंतन। याद रखिएगा राम एक 10 वर्षीय बालक है जो निश्चित तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। राम अभिसारी चिंतन का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित विकल्प में से चिंतन की इकाई कौन सी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। चिंतन की इकाई पूछा गया है, प्रकार नहीं पूछा गया है। हिंट दिया हूं मैं आपको, आंसर आपके सामने है, यदि आप समझ सकते हैं तो समझ जाइए। प्रकार नहीं पूछा गया है, चिंतन की इकाई पूछा गया है। निम्नांकित विकल्प में से चिंतन की इकाई कौन सी नहीं है? संप्रत्यय, भाषा, सृजनशीलता या फिर प्रतिमान। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने इकाई में संप्रत्यय पढ़ा होगा, भाषा पढ़ी होगी, पढ़ा होगा, प्रतिमाएं पढ़ी होगी, सृजनशीलता नहीं पढ़ा होगा। सृजनशीलता चिंतन की इकाई नहीं होती, सृजनशीलता चिंतन का प्रकार है, सृजनशीलता ना कि इकाई। तो ध्यान दीजिएगा चिंतन की इकाई के अंतर्गत संप्रत्यय आएगा, भाषा, प्रतिमाएं, ये तीनों ही चिंतन की इकाई के अंतर्गत है और जो सृजनशीलता है ये चिंतन का प्रकार है ना कि इकाई। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंट दी थी मैंने आपको। यदि आपने पढ़ा होगा तो आसानी से आंसर आप दे सकते हैं इसका। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? वहां पर तीसरा वाला होगा। चलिए सभी चिंतन प्रक्रियाएं अनिवार्यता आधारित है किस पर है? अधिगम पर है, समस्या समाधान पर है, प्रतिस्थापना पर है या फिर पेशी व्यवहार पर है? साधारण सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आपके सामने होगा। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सबसे पहले आप अपने मन में इसका आंसर सोचिए। जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सबसे पहले गलत हो सही हो कोई सा भी हो, लेकिन आपको आंसर सोचना है कि इसका आंसर ये हो सकता है। यदि आपको नहीं पता हो तो पता है तो कोई बात नहीं, आपको पता है उसका आंसर। यदि नहीं हो फिर भी आपको उसका आंसर सोचना है। सभी चिंतन प्रक्रिया अनिवार्यता आधारित है किस पर है? जो चिंतन प्रक्रिया होती है वो समस्या समाधान पर आधारित होती है। किस पर होगी? समस्या समाधान पर। प्रारंभ कहाँ से होगी? समस्या से होगी और अंत कहाँ पर होगा? उसका समाधान से होगा। तो समस्या समाधान पर आधारित होती है सभी चिंतन प्रक्रियाएं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी वाला होगा।
चिंतन और कुछ नहीं केवल अंतर्निहित भाषा है। यहाँ जो विचार है ये किसके द्वारा दिया गया है? संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद, गेस्टाल्टवाद या फिर व्यवहारवाद। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका व्यवहारवाद। चिंतन और कुछ नहीं केवल अंतर्निहित भाषा है, यहाँ विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये व्यवहारवाद के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, चिंतन के संबंध में पानी घड़ा समस्या पर प्रयोग किसने किया? यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको जरूर, लेकिन यहाँ पर कथन है ये चिंतन के संबंध में पानी घड़ा समस्या पर प्रयोग किसने किया है? मॉर्गन ने, स्किनर ने, लुचिन्स ने या फिर मेयर ने? तो ये किया है लुचिन्स ने। याद रखिएगा, चिंतन के संबंध में पानी घड़ा समस्या पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? लुचिन्स के द्वारा किया गया है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन के लिए हृदय एवं धनुष नामक पहेली को तैयार किया है? कोहलर ने, मॉर्गन ने, रूजर ने या फिर थॉर्नडाइक ने? काफी इंपॉर्टेंट है। चिंतन के लिए हृदय एवं धनुष नामक पहेली को तैयार किसके द्वारा किया गया? किस वैज्ञानिक ने किया है? कोहलर ने, मॉर्गन ने, रूजर ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रूजर। रूजर मनोवैज्ञानिक ने चिंतन के लिए हृदय एवं धनुष नामक पहेली को तैयार किया है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, चिंतन एक प्रकार का उपवाचिक बातचीत है, यहाँ किसका मानना है? प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। चिंतन एक प्रकार का उपवाचिक बातचीत है, यह जो कथन कह लीजिए या फिर किसका मानना है या फिर किसकी परिभाषा है? आजगुड की है, टिचनर की है, स्किनर की है या फिर वाटसन की है? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो कथन है या फिर यहाँ किसका मानना है? वाटसन का। चिंतन एक प्रकार का उपवाचिक बातचीत है, ये वाटसन का मानना है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सृजनशील बालकों के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? काफी अच्छा प्रश्न है। सृजनशील बालकों के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है, ये पूछा गया है। प्रायोजना विधि है, समस्या समाधान है, खेल विधि है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि है? सृजनशील बालकों के लिए सबसे अच्छी विधि के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा मस्तिष्क उद्वेलन विधि। याद रखिएगा यहाँ जो विधि है ये सृजनशील बालकों के लिए सबसे अच्छी विधि है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से चिंतन से संबंधित नहीं है? आत्मकेंद्रित, सजीवतावाद, यथार्थवाद या फिर आदर्शवाद? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आदर्शवाद। याद रखिएगा जो आदर्शवाद है ये चिंतन से संबंधित नहीं है, बाकी आत्मकेंद्रिता, संजीवतावाद और यथार्थवाद ये तीनों ही चिंतन से संबंधित है, आदर्शवाद नहीं है। तो राइट आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। अगला प्रश्न है, वहाँ चिंतन जिसमें मौलिकता और जिज्ञासा प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया जाता है, वो कौन सा चिंतन है जिसमें मौलिकता और जिज्ञासा प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया जाता है? अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन है, तार्किक चिंतन है या फिर उक्त सभी हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अपसारी चिंतन। याद रखिएगा अपसारी चिंतन जिसमें मौलिकता और जिज्ञासा प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया जाता है वो कौन सा चिंतन होगा? अपसारी चिंतन होगा, यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन किसे कहा है? काफी इंपॉर्टेंट, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन किसे कहा है? अतार्किक चिंतन को, अमूर्त चिंतन को, तार्किक चिंतन को या फिर अपसारी चिंतन को? तो याद रखिएगा इन्होंने तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा है। किसने? जॉन डीवी ने। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सृजनशील बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है? अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन या फिर मूर्त चिंतन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अपसारी चिंतन। याद रखिएगा सृजनशील बालकों में अपसारी चिंतन पाया जाता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए 63 नंबर का प्रश्न है हमारा कि राम 6 वर्षीय बालक है जो यह सोचता है कि जब माता पिता बाजार से आएंगे
तो उसके लिए खिलौने लाएंगे। राम किस चिंतन को काम में ले रहा है? सृजनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन या फिर आलोचनात्मक चिंतन। यहाँ पर आपको बताना है जो राम है वो किस चिंतन को काम में ले रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन को काम में ले रहा है। याद रखिएगा, राम 6 वर्षीय बालक है जो यहाँ सोचता है कि जब माता पिता बाजार से आएंगे तो उसके लिए खिलौने लाएंगे। तो राम किस चिंतन को काम में ले रहा है? तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन को काम में ले रहा है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, सबसे ज्यादा नहीं पूछा गया है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? चित्र है, प्रतीक है, भाषा है या फिर मांसपेशी क्रिया है? तो राइट आंसर होगा मांसपेशी क्रिया। याद रखिएगा, चिंतन की प्रक्रिया में जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वो मांसपेशी क्रिया होगा। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो के माध्यम से आपको कितने प्रश्न मिलेंगे? 65 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन 2 प्रश्न मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दूंगा। 67 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो 65 प्रश्न हमारा समस्या का ज्ञान तथा समस्या का समाधान ही चिंतन है। संबंधित जो कथन है यह किसका है? मार्शल का है, वैलेंटाइन का है, स्किनर का है या फिर रॉस का है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? मार्शल। याद रखिएगा, समस्या का ज्ञान तथा समस्या का समाधान ही चिंतन है। यह जो संबंधित कथन है ये मार्शल से संबंधित कथन है या फिर मार्शल का कथन है। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। जहाँ पर यदि आप यहाँ तक पहुँच ही गए होंगे तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपके पास ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सब पे शेयर कर दीजिएगा। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी से जल्दी 1 मिलियन तक आपको इस चैनल को पहुँचाना है, तो आपको सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। 2 प्रश्न यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ग्राहम वालस ने सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण किसे माना है? यहाँ पर देखिए, प्रथम चिंतन किसे माना है? ग्राहम वालस ने सृजनात्मक चिंतन का पूछा गया है। उपक्रम का, उद्भवन का, मूल्यांकन का या फिर उष्मा देना का? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपक्रम का। याद रखेगा, ग्राहम वालस ने सृजनात्मक चिंतन का जो प्रथम चरण माना है वो उपक्रम को माना है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो 50 प्रश्न है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसी प्रकार का प्रश्न आएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि चारों विकल्प एक जैसे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पर अलग है लेकिन चारों विकल्प एक जैसे हैं। आपका आंसर भी अलग होगा। छात्र स्वयं संज्ञानात्मक परिवर्तन व बौद्धिक क्रियाओं द्वारा हल किस निर्मितवाद में निकालते हैं? संज्ञानात्मक में, सामाजिक में, दोनों में या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? संज्ञानात्मक में। याद रखिएगा, छात्र स्वयं संज्ञानात्मक परिवर्तन व बौद्धिक क्रियाओं द्वारा हल संज्ञानात्मक निर्मितवाद में निकालते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? पहला वाला होगा। तो जैसा कि मैंने आपको 65 क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी थी, यहाँ पर 67 प्रश्न आपको दे रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको लाइक करना है, जितने भी ग्रुप पे शेयर करना है और सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।